Today we discuss on निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म को हम स्टेप्स में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम जो अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द निकोल प्रिज्म। सेकेंड स्टेप में वर्किंग ऑफ, एंड थर्ड स्टेप में व्हाट आर द यूज ऑफ निकोल प्रिज्म। तो निकोल ने 1828 के अंदर अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बनाया था। और किस डिवाइस की हेल्प से बनाया था? प्रिज्म की हेल्प से बनाया था। तो निकोल ने सबसे पहले प्रिज्म को कंस्ट्रक्ट किया। अब वो कंस्ट्रक्ट कैसे किया? उन्होंने एक कैल्साइट क्रिस्टल को लिया। अगर निकोल प्रिज्म को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना होगा और डबल रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी निकोल प्रिज्म हमें समझ में आ सकती है। मैं उनका लिंक कैल्साइट क्रिस्टल का और डबल रिफ्रैक्शन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो निकोल प्रिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले इन दोनों टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर मैं उनको यहां पर डिस्कस करता हूं तो ये लेक्चर बहुत लेंथी बन रहा है। तो हमने इनको कंस्ट्रक्शन बनाया निकोल प्रिज्म की। तो निकोल प्रिज्म की जो कंस्ट्रक्शन बनाई हमने क्या लिया? एक कैल्साइट क्रिस्टल लिया। फिर भी मैं थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूं, कैल्साइट क्रिस्टल एक कलरलेस क्रिस्टल है, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ये इनविजिबल क्रिस्टल है। ये कहां पे पाया गया? ये आइसलैंड के ऊपर पाया गया। और आइसलैंड किससे बना? जो समुद्र के पानी के अंदर जो स्पार होता है व्हाइट कलर का, उससे बना। मींस जैसे पानी समुद्र में से किनारों पे आएगा, फिर पानी अंदर चला जाएगा और व्हाइट कलर का स्पार किनारों पे रह जाता है, फिर पानी आता है, फिर पानी अंदर चला जाता है, स्पार वहां पर रह जाता है। तो उस चीज का बना है। तो फिजिक्स ने इसको क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड आइसलैंड स्पार। अब केमिस्ट्री ने इसको नाम देना था, तो केमिस्ट्री ने इसको क्या नाम दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हर क्रिस्टल को एक जगह मिली है, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? जो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये? रोम्बोहेड्रल क्लास को बिलोंग करता है। मींस रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। और ये रोम्बोहेड्रल एक हेक्सागोनल सिस्टम को बिलोंग करता है। और हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर 6 फेस होते हैं और हर फेस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। मींस इसका मतलब जो ये कैल्साइट क्रिस्टल होगा वो 6 पैरेललोग्राम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और उस पैरेललोग्राम के अंदर हम कंडीशन जानते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट फेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन था वो 109 डिग्री और 71 डिग्री के एंगल से बना हुआ था। जब इन 6 के 6 पैरेललोग्राम को कंबाइन किया गया तो हमने क्या देखा? ये मैंने एक फर्स्ट पैरेललोग्राम लिया, ये मैंने एक सेकंड पैरेललोग्राम लिया, ये मेरे पास फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये मेरे पास सेकंड पैरेललोग्राम, मैंने थर्ड पैरेललोग्राम ये बना दिया। एक ये पैरेललोग्राम बन गया मेरे पास, ये वाला। और एक फोर्थ पैरेललोग्राम मेरे पास ये वाला बन गया, फोर्थ पैरेललोग्राम ये वाला बन गया। एंड फिफ्थ पैरेललोग्राम कौन सा बनेगा? एक ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा ये। एंड सिक्स्थ पैरेललोग्राम मेरे पास ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा।
तो जब हमने इन 6 के 6 पैरेललोग्राम को कंबाइन किया तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 2 कॉर्नर ऐसे आए, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर थे, जहां पर तीनों एक्सिस आपस में मिले और वो जो एंगल बनाए वो 109 डिग्री के एंगल बनाए। ये भी 109 डिग्री का एंगल बना, 109 डिग्री का एंगल बने। मीन्स देयर आर द टू अपोजिट कॉर्नर एट विच ऑल द 3 एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, यहाँ पे दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, ये क्या करेंगे, मीट करेंगे और आपस में क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इन कॉर्नर्स को क्या नाम दिया गया, दीज आर कॉल्ड द ब्लंट कॉर्नर, ब्लंट कॉर्नर का नाम दिया गया। अब हमें सबसे पहले इस कैल्साइट क्रिस्टल का एक एक्सिस को डिफाइन करना था, तो हमने क्या किया, एक नेल को लिया, एक हैमर को लिया और एक रस्सी को लिया। हमने नेल को इस कोने में थोड़ा सा लगा दिया हैमर की हेल्प से, और इस नेल के साथ हमने रस्सी को बांध लिया, थ्रेड को बांध लिया, धागे को बांध लिया, और धागे को मैं ऐसे पकड़ लाया। जब मैं इसको ऐसे पकड़ लाया तो मैं इस धागे को ऊपर नीचे करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर सेट कर रहा हूं। इस धागे को मैंने ऐसे सेट किया कि ये वाला थ्रेड जो है वो क्या बनाए, इक्वल एंगल बनाए, इस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ। वो हमने क्या कहा, दैट जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इस क्रिस्टल का एक्सिस है। इसका मतलब हमने क्या कहा, a line passing through any one of the blunt corner and that line make equal angle all the 3 axes, that is called the optic axis of that calcite crystal। इसका मतलब इस कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर ये 2 कॉर्नर ऐसे हैं, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है, तो लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लंट कॉर्नर मींस ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, ये बिल्कुल पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल होंगी तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर ये पैरेलल है तो यहां पर ये दोनों कहीं पर भी आपस में मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, दे आर कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस। और इस एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी, ये लाइनें जितनी भी इसके पैरेलल होंगी, ऐसे मीन जितनी भी ये लाइनें होंगी, दे आर कॉल्ड द एक्सिस ऑफ दैट कैल्साइट क्रिस्टल। इसका मतलब हमें एक बात का तो पता चल गया, जो एक्सिस होगा कैल्साइट क्रिस्टल का वो क्या होगा, ब्लंट कॉर्नर में से पास करेगा, और 2 ब्लंट कॉर्नर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने इस कैल्साइट क्रिस्टल को निकोल ने लिया। अब निकोल ने जब इस कैल्साइट क्रिस्टल को लिया तो उसने क्या देखा, अब इस कैल्साइट क्रिस्टल में से तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है, सिर्फ एक ये ब्लंट कॉर्नर है और एक ये ब्लंट कॉर्नर, इसी फील्ड ऑफ व्यू में से वो स्टडी कर सकता है। तो उसने क्या किया, इस कैल्साइट क्रिस्टल के फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज किया। अब वो फील्ड ऑफ व्यू वो कैसे इंक्रीज कर सकता है, अगर मैं इस कमरे का कोई एग्जांपल लूं तो इस कमरे में कितने फेस हैं, एक इसके ये वाला फेस है, एक इसके अपोजिट फेस है, एक इसके इधर वाला फेस है, एक इसके इधर फेस है, एक ऊपर फेस है, एक नीचे फेस है। इसका मतलब इस कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर मैं फिर बना रहा हूं इसको, तो इस कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर ये फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये सेकंड पैरेललोग्राम, और ये मेरे पास मैंने ये एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम, ये एक ये और एक ये। इसका मतलब इस पैरेललोग्राम के, इस कैल्साइट क्रिस्टल के एंड फेस सिर्फ कौन से होंगे, या तो एंड फेस ये वाला है, ये वाला है, या एंड फेस ये वाला है, ये वाला है। छत और फर्श कभी भी नहीं हो सकते एंड फेस। इसका मतलब इस कैल्साइट क्रिस्टल को अगर मेरे को स्टडी करना है तो मैं इन 2 पॉइंटों से, अगर मैं यहां से स्टडी करूंगा तो कितने फील्ड ऑफ व्यू में से स्टडी करूंगा, सिर्फ इतने में से। अगर मैं इधर से स्टडी करूंगा तो कितने फील्ड ऑफ व्यू में से स्टडी करूंगा, सिर्फ इतने फील्ड ऑफ व्यू में से। तो हमने क्या किया, निकोल ने सबसे पहले इस कैल्साइट क्रिस्टल के फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया कि इसके एंड फेस को काट दिया। जो ये एंगल 109 था तो ये एंगल भी कितना होगा, 109 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 71,
और ये एंगल कितना होगा 71। ये एंगल 109 है, क्योंकि इस कॉर्नर पे सारे एंगल 109 होंगे, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं 109 ये, तो ये 71, तो ये वाला भी 71। तो निकोल ने क्या किया, ये वाला एंड फेस है और ये वाला एंड फेस है, दोनों एंड फेस को ऐसे काटा, स्केल को यहां पर लगाया और यहां पर लगाया, और एक प्लेन को ड्रा करके इसने ये वाला फेस यहां से काट दिया। इसका मतलब जो ये 71 डिग्री का एंगल था, ये अब अगर ये वाला पोर्शन कट गया इधर से, तो ये एंगल कितना रहना चाहिए 68 डिग्री का, कितनी, इंस्टेड ऑफ इस 71 डिग्री, अब 71 का नहीं रहेगा। इसका मतलब मैंने ये वाला एंगल, ये वाला इधर भी कितना रहेगा 68, जो पहले 71 था, तो हमने ये वाला फेस इसका काट दिया ऐसे, यहां से ऐसे ही, यहां से जो ये 71 डिग्री का एंगल था, एंड यहां से मैंने यहां से प्लेन ड्रा किया और यहां से प्लेन को ड्रा किया और ये वाला फेस यहां से काट दिया, तो ये एंगल कितना हो गया 68 डिग्री का। तो हमने इसका क्या कर दिया, इसके फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा दिया। इसका मतलब मेरे पास ये क्रिस्टल बन गया, मेरे पास ये क्रिस्टल बन गया। इसका मतलब मेरे पास अब ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का। इसका मैंने अपोजिट फेस को एग्जैक्टली क्या बना दिया, पैरेलल बनाया है। क्यों बनाया है, ताकि यहां से कोई लाइट इंसिडेंट करेगी तो वो एग्जैक्टली जो बाहर निकले वो क्या निकले, इस लाइट के पैरेलल निकले। क्योंकि मैं एक पैरेलल स्लैब को जानता हूं, अगर दो पैरेलल रे हैं, अगर कोई लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। अब लाइट रे इधर नॉर्मल डाल दिया, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये अमरजेंट जो लाइट है, ये जो अमरजेंट लाइट है वो एग्जैक्टली इंसिडेंट लाइट के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो मींस जैसे अमरजेंट लाइट ऐसे इंसिडेंट ऐसे की है, तो अमरजेंट लाइट बिल्कुल ऐसे आएगी अगर ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसलिए हमने अपोजिट फेस को क्या बना दिया, पैरेलल बना दिया। तो निकोल ने सबसे पहले तो क्या किया, कैल्साइट क्रिस्टल को लिया, उसके एंड फेस को काट दिया, कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो, एंड फेस को काटा वो जो, और काटा कैसे, जो एंगल 71 डिग्री का एंगल था वो कितने का रख लिया उसने, ये 68 का रह गया, जो 71 डिग्री का था। ये कितना रह गया 68 डिग्री का रह गया, जो 71 डिग्री का था। अब इसके बाद जो ये मैंने निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो निकोल ने सबसे पहले कैल्साइट क्रिस्टल को लिया और इसके एंड फेस को काटा। काटने के बाद इस कैल्साइट क्रिस्टल को दो फेस में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, स्केल को या इस कॉर्नर पे लगाया, इस कॉर्नर पे लगाया, और यहां से क्या कर दिया, एक प्लेन ड्रा कर दिया ऐसे। मींस एक परपेंड प्लेन कहां पर ड्रा किया है, अपोजिट फेस के ऊपर, इस फेस से इस फेस के ऊपर। मींस इस फेस, ये वाला फेस है तो ये वाला फेस है। मींस एक प्लेन को ड्रा किया और विद द हेल्प ऑफ ए सीजर इसको ऐसे काट दिया। मींस कैल्साइट क्रिस्टल is to be divided into two pieces by a plane perpendicular to the opposite face of that calcite crystal। तो हमारे पास ये कैल्साइट क्रिस्टल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये वाला पार्ट बन के आ गया ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे बन के आ गया, और दूसरा पार्ट ये वाला बन के आ गया, ये वाला ऐसे बन के मेरे पास ये वाला पार्ट ऐसे बन के आ गया। जब ये काटा तो ये ऑप्टिकली फ्लैट नहीं कटा, तो हमने इसको ग्राइंडर की हेल्प से क्या किया, इन दोनों कट पीसेस को क्या बना दिया, ऑप्टिकली फ्लैट बना दिया। और इनको ऑप्टिकली फ्लैट बनाने के बाद मींस घस के इनको ऑप्टिकली फ्लैट बना दिया। किसी भी ग्राइंडर की हेल्प से हमने इनको घसा और घसने के बाद क्या बना दिया, ऑप्टिकल फ्लैट बना दिया। और ये क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गई, ये एक प्रिज्म बन गई। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्रिज्म का नाम दिया गया। इसके बाद इन दोनों कट पीसेस को फिर ज्वाइन किया, लेकिन निकोल ने एक ऐसे लिक्विड को सिलेक्ट किया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बीच में लाई करे, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में लाई करे। उन्होंने बहुत सोचने के बाद एक ऐसी लिक्विड मिली और उस लिक्विड का नाम था कनाडा बाल्सम लिक्विड। बाल्सम लिक्विड, कनाडा बाल्सम लिक्विड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बीच में लाई कर रहा था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाई कर रहा था ऑर्डिनरी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो उस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.55,
और ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है 1.658। ये किसके लिए, सोडियम लाइट के लिए है। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है 1.486। तो उन्होंने एक ऐसे लिक्विड को सिलेक्ट किया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में लाई करे। इसका मतलब ऐसे लिक्विड को सिलेक्ट करना है ऑर्डिनरी के लिए तो वो कैसा एक्ट करे, रेयर की तरह एक्ट करे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कैसा एक्ट करे, डेंसर की तरह एक्ट करे। मींस ऑर्डिनरी तो डेंसर से रेयर में जाएगी और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर से डेंसर में जाएगी। तो कंडीशंस को हमने स्टडी करना है। तो इसने इस दोनों कट पीसेस को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए कनाडा बाल्सम लिक्विड, और ये हमारे पास एक प्रिज्म बन गई जो मैंने यहां पे शो कर रखी है। इसका मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गई। कंस्ट्रक्शन मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, निकोल ने कैल्साइट क्रिस्टल को लिया, कैल्साइट क्रिस्टल के एंड फेस को काटा, जो 71 डिग्री का एंगल था वो 68 डिग्री का बना दिया। इसके बाद इसने कैल्साइट क्रिस्टल को दो पीसीज में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस ऑफ दैट कैल्साइट क्रिस्टल। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दीज कट पीसेज आर टू बी मेड ऑप्टिकली फ्लैट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राइंडर। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया है, जो ये कट पीसेज हैं इनको आपस में क्या कर दिया, कनाडा बाल्सम लिक्विड से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास निकोल प्रिज्म बन के तैयार हो गई। अब हमें सेकंड स्टेप को स्टडी करना है। तो स्टडी जो हमारे पास सेकंड स्टेप है इसका, दैट इज वर्किंग पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो ये कनाडा बाल्सम लिक्विड री है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ऑर्डिनरी रे दैट कम्स आउट टू बी 1.658 and refractive index of a Canada balsam liquid is to be 1.55 and refractive index of a extraordinary ray that is equal to 1.486। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है और कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज वर्किंग ऑफ द निकोल प्रिज्म। वर्किंग के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, हमें अनपोलराइज लाइट को, हमारा एम क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बनाई। तो हमने कोई अनपोलराइज लाइट ली दैट कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोडियम लैंप, मीन कोई एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, और जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो कौन सा है, सोडियम लैंप। सपोज करो ये ए है और ये वाली लाइट इस निकोल प्रिज्म के ऊपर PQRS के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो मैं नाम दे रहा हूं जिसको बी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई। कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई, आई एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई। कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ है तो कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, कैल्साइट क्रिस्टल क्या कहता है, मेरे अंदर जो भी चीज एंटर करेगी मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। एक तो वो रे होगी जो ऑर्डिनरी लॉज को ओबे करेगी और उसकी वाइब्रेशंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होंगी। ये हम डबल रिफ्रैक्शन में स्टडी कर चुके हैं। मींस एक तो वो रे होगी जो ऑर्डिनरी लॉ को ओबे करेगी जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है, क्योंकि हमने देखा था ऑर्डिनरी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक डॉट बनाया था और डॉट बनाकर उसके ऊपर हमने एक कैल्साइट क्रिस्टल को रख दिया था, और उस कैल्साइट क्रिस्टल को हमने टॉप सरफेस से जब देखा था तो हमने क्या देखा था, उस डॉट की दो इमेज को देखा था। एक इमेज तो क्या कर रही थी, इस इमेज की हमने जब ये ऊपर से देखा तो हमने ये दो इमेज को देखा। एक इमेज तो उसी इमेज के ऊपर रोटेट, अगर मैंने इसके बाद इस कैल्साइट क्रिस्टल को ऐसे रोटेट किया या ऐसे रोटेट किया तो हमने क्या देखा, एक इमेज तो इसी इमेज के ऊपर रोटेट करने लग रही है। इसका मतलब ये इमेज मेरे को क्या कह रही है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसका मतलब इस केस के अंदर जो रे
इसी इमेज के ऊपर रोटेट करेगी, वो कौन से लॉ को ओबे कर रही है? ऑर्डिनरी लॉ को ओबे कर रही है। और उसकी वाइब्रेशंस कैसे हैं? इसी के ऊपर घूम रही है तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन है। इसका मतलब एक तो ऑर्डिनरी रे है, वो ऑर्डिनरी लॉ को ओबे करेगी। वो कौन से लॉ को ओबे कर रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी जो रे है, मैं अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ये रे यहां से ऐसे चली गई, अगर इसको घुमा रहा हूं ऐसे तो ये यहां से ऐसे आ गई। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ये जिस डायरेक्शन में कैल्साइट क्रिस्टल को मैं घुमा रहा हूं उसी डायरेक्शन में ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये तो इसकी डायरेक्शन, इसकी वाइब्रेशंस कैसे हो गई? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो ऑर्डिनरी लॉ को नहीं ओबे करता, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे नाम दे दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गई? ये ई रे बन गई। इसका मतलब कैल्साइट क्रिस्टल क्या कह रहा है हमें? कैल्साइट क्रिस्टल ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो भी चीज एंटर करेगी मैं उसको दो में ब्रेक करूंगा। एक तो ऑर्डिनरी लॉ को ओबे करेगी, उसकी वाइब्रेशंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होंगी। अगर ये आई के ऊपर इंसिडेंट किया है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी का कितना होगा? जितना 30 पे अगर ये इंसिडेंट की है तो ये ऑलमोस्ट कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि ये इमेज बिल्कुल ऑलमोस्ट उतना ही बना रही है, उसके ऊपर रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये मेरे पास अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका मतलब ये कौन सी रे है? ऑर्डिनरी रे है। और उसकी वाइब्रेशंस कैसे हैं? दैट ओबे द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। और उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। और मैंने किससे डिनोट किया है? डॉट से। और जो दूसरी वाइब्रेशंस हैं वो किसकी हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, क्योंकि यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना नहीं होगा, या तो वो ज्यादा होगा या वो कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना है? सपोज करो R2 है, और ये ऑर्डिनरी का कितना है? वो है R1। ऑर्डिनरी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? R1 है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कितना है? R2 है। अब ये हमें स्टडी किया, ये और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वाइब्रेशंस कैसी हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में कैल्साइट क्रिस्टल रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में उसके साथ साथ पैरेलली रोटेट करती हैं। तो ये वाइब्रेशंस हमने कैसी दिखा दी? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। अब ये पार्ट जो है वो कैल्साइट से बना हुआ है, और कैल्साइट इसका मतलब इसी कैल्साइट में ऑर्डिनरी भी ट्रेवल कर रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ट्रेवल कर रही है। इसका ये कैल्साइट क्रिस्टल ऑर्डिनरी के लिए अलग एक्ट कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए अलग एक्ट कर रहा है। क्यों? जब हमने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.658 है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का 1.486 है। इसका मतलब ये जो कैल्साइट मीडियम है ये इन दोनों के लिए अलग अलग बिहेव कर रहा है। अब ये दोनों इस मीडियम कैल्साइट में से ट्रेवल कर रही हैं और किस पे जाने की कोशिश कर रही हैं? इस बाल्सम से में जाने की कोशिश कर रही हैं, जो हमने ये ज्वाइन कर रखा है। इसका मतलब जब ये ऑर्डिनरी रे चल रही है, कौन से मीडियम में चल रही है? इस मीडियम से चल रही है। और किस में जाने की कोशिश कर रही है? इस मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी रे के लिए, ऑर्डिनरी रे जब इस मीडियम के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगी तो मीडियम कैसा मिलेगा उसको? ये तो डेंसर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। इसका मतलब ऑर्डिनरी रे गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और कोई भी लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो हम एक कंडीशन को चेक करते हैं। जब ये लाइट रे यहां पर इस मीडियम के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगी तो इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक करना पड़ेगा। तो हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया और इस एंगल को चेक किया। इस रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने इस एंगल को चेक किया, किसके साथ चेक किया? क्रिटिकल एंगल से। तो अगर कंडीशन क्या कहती है? व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, angle of incidence is to be greater than the critical angle, then it will be totally internally reflected। तो हमने क्रिटिकल एंगल को चेक किया, साइन सी क्रिटिकल एंगल हम जानते हैं। साइन सी की वैल्यू कितनी होती है? 1/μ होती है। और मैं
किसका म्यू स्टडी कर रहा हूं, ये ऑर्डिनरी का स्टडी कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं, बाल्सम के, कनाडा बाल्सम के। मीन्स ये ऑर्डिनरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, और रेस्पेक्ट वाली चीज कहां पे आती है, नीचे आती है। अगर मेरे को कोई चीज को डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, किसी x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं y के फंक्शन को, तो रेस्पेक्ट वाली चीज कहां पे आती है, नीचे। इसका मैं म्यू को निकाल रहा हूं, तो म्यू क्या निकलेगा, हमें किसका म्यू निकालना है, ऑर्डिनरी का म्यू निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, कनाडा बाल्सम के। तो कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहां पे आएगा, नीचे आएगा, और जो ऑर्डिनरी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। अब हमने इनकी वैल्यू को जब पुट किया, तो यहां पर ऑर्डिनरी का जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658, और इसका जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, और मैंने इसकी वैल्यू को जब यहां पर पुट किया, तो हमारे पास जो ये कंडीशन बनी वो कितनी बनी, दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल की कंडीशन हमारे पास कितनी बनेगी, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, 1 मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 1.55 तो ऊपर चला जाएगा और 1.658 नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी जब डिवाइड करूंगा 9348, तो हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली सी की, दैट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 0.9348, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी, ऑलमोस्ट इतनी आएगी 68 डिग्री, कम थोड़ा बहुत ज्यादा आ सकती है। इसका मतलब अगर ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल 68 डिग्री से बड़ा है, तो ये वाली लाइट रे टोटली क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये बाहर नहीं इमिट कर पाएगी। और इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को ये निकोल प्रिज्म का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हमने क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है, जो इस लाइट को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब ऑर्डिनरी लाइट तो कंप्लीटली क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब जब हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को स्टडी किया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को जब स्टडी किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो इस मीडियम से चल रही है और इसमें जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये रेयर से किस में जाने की कोशिश कर रही है, रेयर से डेंसर में जाने की कोशिश कर रही है, ये रेयर से डेंसर में जाने की कोशिश कर रही है। और हमें पता है कोई भी चीज जब रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो उसका एक पार्ट तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और एक पार्ट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब जब ये यहां पर स्ट्राइक करेगी तो यहां पर इसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट करेगा, करने दो, हमें क्या मतलब है, होने दो, इंटेंसिटी का लॉस जरूर होगा, थोड़ा होगा, लेकिन एक पार्ट इसमें से क्या होगा, अमर्ज आउट हो जाएगा, बाहर ट्रांसमिट कर जाएगा। इसका मतलब व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ए पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, होने दो, लेकिन एक पार्ट क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एंड हुज वाइब्रेशंस आर टू बी एग्जैक्टली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो निकोल को यही तो चाहिए था, मींस अनपोलराइज लाइट को क्या बना डाला उसने, पोलराइज लाइट बना दिया, एंड हुज वाइब्रेशंस आर टू बी कॉन्फाइंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन, मींस ये वाइब्रेशंस एग्जैक्टली इसके पैरेलल निकल के आई। तो ये हमारा था कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो अब इस कंस्ट्रक्शन पार्ट से हमें समझ में आया इस निकोल प्रिज्म का प्रिंसिपल क्या है। निकोल प्रिज्म जो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, निकोल प्रिज्म एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क कर रही है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पर अक्कर किया, यहां पर अक्कर किया। इसका मतलब निकोल ने 1828 के अंदर ऑर्डिनरी रे को क्या किया, एलिमिनेट किया बाय यूटिलाइजिंग द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड emergent लाइट इज टू बी ए कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये निकोल प्रिज्म का प्रिंसिपल बन गया। निकोल प्रिज्म दैट इज बेस्ड अपॉन ए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, और इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हुए ऑर्डिनरी को एलिमिनेट किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा था इसका वर्किंग पार्ट।
एंड प्रिंसिपल ऑफ निकोल प्रिज्म। अब हमें इसका एक यूज स्टडी करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने क्या, एक और निकोल प्रिज्म को लिया। अब हम इसका यूज स्टडी करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं यहां से। तो हमने इस केस को स्टडी करने के लिए क्या किया, हमने दो निकोल प्रिज्म को लिया। एक तो मेरे पास ये निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म है, और दोनों को ऐसे प्लेस किया कि हुज प्रिंसिपल सेक्शन आर टू बी, ये वाला सेक्शन आर टू बी एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे रख दिया। इसको मैंने नाम दिया N1, इसको नाम दिया N2। तो N1 जो मेरी है ये क्या करेगी, जब कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी तो ये क्या करेगी, ऑर्डिनरी को तो क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को क्या कर देगी, अमर्ज आउट कर देगी। मींस ये तो प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म तो अनपोलराइज्ड लाइट को क्या बनाएगी, पोलराइज्ड लाइट बनाएगी। इसका मतलब ये क्या एक्ट करेगा, ये एक पोलराइजर की तरह एक्ट करेगा, पोलराइज्ड लाइट को बनाएगा, और ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। इसका मतलब N1 एक्ट एज ए पोलराइजर एंड N2 एक्ट एज ए एनालाइजर। इसके बाद जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कलसाइट इस निकोल प्रिज्म के ऊपर आकर इंसिडेंट करेंगी, किसी एंगल के ऊपर फिर आकर इंसिडेंट करेंगी, कलसाइट क्रिस्टल की तो अपनी प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, फिर इसको दो पार्ट में तो ब्रेक करेगा, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर दोनों का प्रिंसिपल सेक्शन एग्जैक्टली पैरेलल है तो ऑर्डिनरी को तो क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को क्या कर देगा, ये अमर्ज आउट कर देगा। एंड हुज वाइब्रेशंस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें यहाँ पे मिलेगी कुछ। अब हमें क्या करना है, इस एनालाइजर को रोटेट करना है, या तो इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा ऐसे, या मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा ऐसे। दो ही कंडीशन आएंगी। इसका मतलब ये जो अगर मैं इसको अगर ऐसे रोटेट करूंगा, मींस इसको मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, घटेगा। मींस अगर इस एनालाइजर को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब हमें क्या पता चला, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो ऑर्डिनरी का भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे जानते हैं साइन आई, और ये ऑर्डिनरी का मैंने कितना एंगल बात की थी, रिफ्रैक्शन R1, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कितना था हमारे पास R2। तो ऑर्डिनरी का स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन R1, जो जिसकी वैल्यू कितनी है 1.658। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R2, ये बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.486। और कनाडा बाल्सम लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.55। अब यहां पे देख रहे हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर ये बढ़ेगा तो इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये तो पहले ही कम है, किसके कंपैरिजन में, ये क्वांटिटी तो इसके कंपैरिजन में पहले ही कम है। इसका मतलब अगर ये कम है ना, इसके लिए ये मीडियम कैसा एक्ट कर रहा है, डेंसर की तरह एक्ट कर रहा है। मींस लाइट रे गोइंग रेयर टू डेंसर। अगर ये कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो रेयर टू डेंसर ही जा रही है, लेकिन जब ऑर्डिनरी को हमने चेक किया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया, और ये बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो गई, कम होनी स्टार्ट हो गई। अगर ये कम होनी स्टार्ट हो गई तो एक कंडीशन ऐसी आ गई जिस कंडीशन के ऊपर जाकर इसकी वैल्यू जाकर 1.55 से क्या हो गई, कम हो गई। और इससे कम होते ही ये कंडीशन क्या आ गई
इसके लिए भी ये कंडीशन क्या आ गई कि लाइट रे गोइंग फ्रॉम, ये अगर इससे कम आ गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इससे कम हो गया, तो लाइट रे कौन से मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, और दोनों की दोनों लाइट रे क्या कर जाएंगे, अमर्ज आउट कर जाएंगी। दोनों की दोनों लाइट रे अमर्ज आउट करेंगी, तो इस केस में हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अगर सेकंड केस में लूं, अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, कम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, साइन कम कम, साइन बड़ा बड़ा, तो ये अगर वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये ऑलरेडी इससे बड़ी है, बढ़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ रही है, और ये वैल्यू और बढ़ रही है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब डेंसर टू रेयर ही तो एक्ट होगा। और अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्या होगा, ये अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की कौन सी बात कर रहा हूं, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा तो दोनों आर क्या होंगे, घटेंगे, दोनों आर घटेंगे, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, और बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या होगा, ये कम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी इसकी मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कम है ना, तो साइन कम की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और कम से अगर इस फैक्टर को डिवाइड करूंगा ना, अगर कम से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या होना स्टार्ट कर देगी, बढ़ना स्टार्ट कर देगी। और ये कंडीशन ऐसी आएगी, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मैं इसको डिक्रीज ऐसे करूंगा ना, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बढ़ते बढ़ते इससे ज्यादा हो जाएगी, और इससे ज्यादा होते ही ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब उस कंडीशन में अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़ा हो गया तो कंडीशंस दोनों क्या आ गई, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गए, इससे बड़े हो गए। अगर दोनों बड़े हो गए तो दोनों लाइट रे कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही हैं। दोनों की दोनों लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएंगी तो दोनों क्या कर जाएंगी, एलिमिनेट कर जाएंगी, और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मिलेगी वो मेरे को क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट जीरो मिनिमम मिलेगी। इसका मतलब ये निकोल प्रिज्म इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगी, एनालाइज करेगी। तो ये हम निकोल प्रिज्म के ऊपर लेक्चर था। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट के ऊपर। थैंक यू।